सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं स्टार्ट कहानी, है ना। चलो देखो, सुनिएगा ठीक से, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं, आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, बताता हूँ मैं आपको, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए अभी, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है नंबर्स को लेकर, प्राकृत संख्याओं को लेकर, पूर्ण संख्याओं को लेकर, पूर्णांक को लेकर और परिमेय को लेकर। वो जो नोट्स दिया उसको पढ़ने का टेंशन मतलब, वो नोट्स सब मैं समझा दूंगा। मेरी कहानियाँ सुनने के बाद नोट्स आपको बहुत इजी लगेंगे। सुनिए मेरी बात, है ना। संवृत्त एक विशेषता होती है, संवृत्त वाला गुण होता है, ये गुण, गुणधर्म बोलते हैं इनको, गुणधर्म, है ना, गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, अभी हम सबसे पहले संख्याओं का कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं? संवृत्त वाला, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अब क्या होता है, योग के सापेक्ष प्राकृत संख्या। चलिए, संवृत्त है या नहीं प्राकृत संख्या? योग के लिए, प्लस के लिए, सम के लिए क्लोजर है कि नहीं है, ये गुणधर्म संवृत्त है कि नहीं है देखते हैं। किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़िए योग के सापेक्ष, योग के सापेक्ष दो प्राकृत संख्याओं को जोड़िए, हमेशा प्राकृत संख्याएं मिलेंगी। जब भी आप दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे हमेशा प्राकृत ही मिलेगा, हमेशा, हर केस में। कोई भी दो प्राकृत संख्याओं योग के सापेक्ष जोड़ोगे, फिर घटाने के सापेक्ष तो फिर हम आगे में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। अभी हम योग के सापेक्ष देख रहे हैं, है ना, योग के सापेक्ष देख रहे हैं, अभी हम प्लस करेंगे, माइनस के सापेक्ष में माइनस करेंगे, इंटू के सापेक्ष में 2 गुणा 3 करेंगे, डिवाइड के सापेक्ष में 2 डिवाइड 3 करेंगे। आई बात समझ में? तो इसको आप छोड़िए, अभी सिर्फ यहाँ फोकस कीजिए, है ना। तो योग के सापेक्ष यदि आपको देखना है तो किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याएं, केवल प्राकृत, यहाँ पूर्ण की बात करेंगे, यहाँ पूर्णांक की, वहाँ पर केवल प्राकृत नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना। तो नेचुरल नंबर योग के सापेक्ष संवृत्त होता है कि नहीं होता है? आप देखिए, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे हमेशा प्राकृत आएगा। करके देख ले आप, कोई भी जो भी मन में आ रहा है प्राकृत संख्या रहेगा। आपके मन में आ रहा है 17 भी प्राकृत है और 20, 17 + 20 कर लीजिए 37। क्या 37? दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर रिजल्ट भी प्राकृत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष संवृत्त है। क्या परिणाम आया कि भैया प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष संवृत्त है। आई बात, किन्हीं भी दो प्राकृत को जोड़ेंगे तो प्राकृत ही आएगा। अब पूर्ण को जोड़ के देखते, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़िए तो क्या आना चाहिए? पूर्ण आना चाहिए। आता है कि नहीं आता? जोड़ लीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत। तो 0 + 3 3, 3 भी एक पूर्ण है। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा पूर्ण ही मिलेगा। कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, 17 + 20, 20 + 17, 0 + 3, 0, 1, 2, 3, 4, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा पूर्ण ही मिलता है। इसलिए पूर्ण संख्या भी योग के सापेक्ष, पूर्ण संख्या योग के सापेक्ष, है ना, होल नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर हैं, है ना। तो योग के सापेक्ष पूर्ण संख्याएं संवृत्त हैं, पूर्ण को जोड़ने पर पूर्ण मिलेगा। अब यहां पूर्णांक की बात करेंगे, दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, दो पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक ही मिलना चाहिए। यदि नहीं मिला, फेल हुआ, तो फिर क्रॉस आ जाएगा, वो संवृत्त नहीं है। ये दोनों संवृत्त हैं, प्राकृत संख्या योग के सापेक्ष, पूर्ण संख्या योग के सापेक्ष, दोनों संवृत्त है। इसको देखते हैं, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या। अच्छा, -3 भी एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? ध्यान है ना, 0, 1, 2, 3 अप टू अनंत और -1, -2 अप टू अनंत। बताइए, होती है कि नहीं होती है? क्लियर, ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, है ना। तो कोई भी दो पूर्णांक ले लो, दोनों पूर्णांक को जोड़ के हमेशा पूर्णांक आएगा। करके देखिए आप, करके देखिए। -3 - 2 ले लीजिए आप, -3 - 2 मतलब एक -3 लिया आपने और एक लिया -2। चलिए, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस -3 - 2 -5 आएगा। अब आप ही बताइए, -5 भी पूर्णांक होता है कि नहीं होता है? होता है, -5 भी पूर्णांक। किन्हीं भी दो पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक क्या आएगा? पूर्णांक के सापेक्ष भी संवृत्त है। प्राकृत के सापेक्ष, प्राकृत संख्या योग के सापेक्ष संवृत्त है, पूर्ण संख्या योग के सापेक्ष संवृत्त है, पूर्णांक योग के सापेक्ष संवृत्त है, और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को ले लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर यदि परिमेय आया, है ना, तो परिमेय संख्या योग के सापेक्ष ये भी समृद्ध हो जाएगी, होगी। आप करके देखें, है ना। मेरे को याद है, मेरे दिमाग में ऑलरेडी इमेजिनेशन है। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, 2/3 ले लो और इधर -3/4 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। जैसे 2/3 और प्लस दूसरी संख्या ली, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है ना परिमेय में, तो कैसी भी दो परिमेय संख्या ले लो, कैसी भी, है ना। तो चलिए सॉल्व करें इसको। प्लस माइनस क्या हो जाता है? -3/4 हो जाएगा।
2/3 -3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 - 9/12 -1/12 आ रहा है। बताइए इन दोनों को हल करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1/12, -1/12 भी परिमेय होता है ना। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर आप पाएंगे परिमेय आता है, इसलिए ये भी समृद्ध है। ठीक है, कोई भी दो परिमेय ले लो, एक पे भी फेल हुआ ना तो फिर क्रॉस आ जाएगा, है ना। तो चारों समृद्ध थे। मतलब आप एक चीज अब याद रखने की भी कोशिश करें थोड़ी थोड़ी। सुनिए अब क्या करेंगे, टेबल खुद से बना, मैं पहले मेरा देख लीजिए, आराम से रिपीट कर करके देख लीजिए, है ना। ठीक है, अब सुनिए माइनस के, अब आप एक चीज देखिए, प्लस के सापेक्ष चारों प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय चारों समृद्ध होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, गुणधर्म है, समृद्ध वाला गुणधर्म है। 3 गुणधर्म है, एक समृद्ध है, इसके बाद हम क्रम विनिमयता पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता के लिए टेबल बनेगा अगला गुणधर्म, और तीसरा गुणधर्म है साहचर्यता। 3 बार हम ऐसा बड़ा बड़ा टेबल बनाएंगे 3 गुणधर्म के लिए। पहला गुणधर्म समृद्ध हम देख रहे हैं, और ये रटने की जरूरत नहीं, आप खुद टेबल बना के एक बार अपनी हिसाब से चेक करके राइट रॉन्ग लगाएं, पूरा टेबल आप खुद बनाएं, खुद बनाने का साहस दिखा लेंगे, इतने से हमें गुणधर्म आपको याद भी हो जाएंगे और सारा काम हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब देखिए, -2 - 3 क्या होता है, -1 नहीं है, फेल। दो प्राकृत संख्याओं व्यकलन माइनस के सापेक्ष, दो प्राकृत संख्याओं को माइनस करने पर प्राकृत आना चाहिए, लेकिन आप देखिए -1 प्राकृत नहीं है ना, 2 - 3 -1, तो ये समृद्ध नहीं है। व्यकलन के सापेक्ष प्राकृत संख्या समृद्ध नहीं है। दो प्राकृत संख्याओं का व्यकलन अंतर प्राकृत आना चाहिए, नहीं है ना ये प्राकृत संख्या। -1 प्राकृत नहीं होती, प्राकृत 1 2 3 4 होती, याद होगा आपको, गिनने वाली संख्या -1 नहीं होते। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को देखें तो पूर्ण संख्याओं में ले लो, कुछ भी ले लो जो लेना है, 0 ले लो, माइनस के सापेक्ष माइनस साइन आएगा, 1 ले लो, 0 - 1 -1 आएगा। पूर्ण संख्याओं को माइनस करने पर पूर्ण आना चाहिए, लेकिन आप देखिए पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 आता है, नेगेटिव नंबर नहीं आते, ये भी फेल है ना। कोई भी नंबर ले लें आप, पूर्णांक ले लें, तो पूर्णांक की यदि हम बात करें, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए आप, कोई भी दो पूर्णांक यदि हम लेते हैं व्यकलन के सापेक्ष, -2 और +4 ले लेते हैं ना। ठीक है, पूर्णांक को माइनस करने पर पूर्णांक आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। ये -6 आएगा, यस ये है। पूर्णांक व्यकलन के सापेक्ष समृद्ध है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को माइनस करोगे रिजल्ट पूर्णांक क्या आएगा, -6 भी आता है पूर्णांक में, ये समृद्ध है। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये पूर्णांक आएगा, आप करके देख लेना, किन्हीं भी दो पूर्णांकों को लेना, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, पूर्ण माइनस पूर्ण बराबर पूर्ण नहीं आएगा, प्राकृत माइनस प्राकृत बराबर प्राकृत नहीं आएगा। अब इधर लेते हैं परिमेय में, परिमेय में भी सेटिस्फाई हो गए, परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुन लीजिए ठीक से, है ना। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, हमेशा परिमेय मिलेगी। 2/3 ले लो, 3/4 ले लो, माइनस करोगे हमेशा परिमेय आएगा, तो ये भी है ना, ये दोनों नहीं है, ये है। चलिए गुणा के सापेक्ष देखते हैं, 2 नंबर 2 तिया 6, 2 तिया 6, प्राकृत इंटू प्राकृत बराबर आना चाहिए प्राकृत। आई बात समझ में, 2 तिया 6 हमेशा आएगा, है ना। ठीक है, अब पूर्ण संख्या ले लो, पूर्ण गुणा पूर्ण बराबर क्या आना चाहिए, पूर्ण। चलिए ले, 2 तिया 6, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण, 0 भी पूर्ण होता है, जैसे 0 × 5, 0 × 5 क्या आ रहा है 0। बताइए पूर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है पूर्ण, ये भी समृद्ध है गुणा के सापेक्ष। ठीक है, इधर देखें, पूर्णांक माइनस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, है ना। तो कोई भी दो पूर्णांक, सॉरी गुणा, कोई भी दो पूर्णांकों का गुणा करोगे हमेशा पूर्णांक ही आएगा। -3 ले लो, -2 ले लो, 3 दूनी +6 हमेशा पूर्णांक आएगा, ये भी समृद्ध है। और कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो आप, 2/3 ले लो, 3/4 ले लो, कुछ भी गुणा कर लो, परिमेय गुणा परिमेय भी हमेशा परिमेय ही आएगा। ठीक है, तो अभी तक देखो केवल ये 2 जगह फेल हुआ है, बाकी सब सेटिस्फाई है। गुणा के सापेक्ष चारों, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ इसका जो डर है मन में, अब आपके मन में एक डर क्या पैदा हो रहा है अभी, यार इतना सारा याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी बात है, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है, छोड़ना नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे सीधे। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, इतनी सी बात है कि खुद से एक बार टेबल बना के देख लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ ना आपके सामने, खुद से बना के देख रहा हूँ, है ना, प्लस माइनस, खुद से एक बार टेबल बना के प्रयास करेंगे, राइट रॉन्ग लगाएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए अब डिवाइड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। प्राकृत नेचुरल डिवाइड नेचुरल बराबर नेचुरल, 2/3, 2/3 2/3 आ जाएगा, ये नहीं है ना प्राकृत, नहीं होगा, ये किसी में भी नहीं होगा। ये भाग के सापेक्ष में, 1 मिनट रुको, परिमेय में हो जाएगा ना, नहीं परिमेय में भी नहीं होगा। चलिए ठीक है,
तो भाग के सापेक्ष 2/3 2/3 नहीं आया, 2/3 प्राकृत संख्या थोड़ी ना होती। चलो पूर्णांक में देख लो, सॉरी पूर्ण संख्याओं में देख लो, पूर्ण से पूर्ण में भाग दे तो पूर्ण आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना। तो यदि हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, ये 2 3 ले लो, ये भी 2/3, अरे ये भी तो पूर्ण है ना, 2/3 नहीं आ रहा ना पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या भिन्न में थोड़ी ना होती है ना, ये भी फेल, ठीक है, ये भी तो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या जो चाहे वो ले लो, बटा में आ जाएगा, नहीं आएगा, पूर्ण भाग पूर्ण पूर्ण नहीं आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, नहीं आएगा, फेल है ये, ठीक है, ये भी फेल है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, बाकी सब हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं सेटिस्फाई, वहाँ में इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, है ना। अब पूर्णांक डिवाइड पूर्णांक बराबर आप देख लें हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे -2 डिवाइड -3 आप करते हैं तो 2/3 आएगा, 2/3 पूर्णांक थोड़ी ना होता है कोई, फेल, ठीक है। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या में आपको बता दूं, परिमेय भाग परिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। परिमेय सिर्फ एक केस की वजह से फेल हो जाता है, नहीं तो देखो ना 2/3 में भाग दो आप 4/5 से, है ना, परिमेय ही आएगा। आप इसको देखेंगे तो परिमेय भाग परिमेय, आप चेक कर लीजिए, परिमेय भाग परिमेय हमेशा परिमेय आएगा, आपको लगेगा कि राइट आना चाहिए, है ना। 2/3 डिवाइड 4/5 करके दिखा दूं क्या एक बार, चलिए 2/3 डिवाइड 4/5 मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, है ना। 2/3 डिवाइड 4/5, इसको कैसे हल करते हैं, ऐसे हल करते, फिर ये घूम के ऊपर आ जाता है, इंटू 5/4 करके आ जाएगा, 10/12 यानी कि 5/6 आएगा, ये 2 दूनी 4, 5/6, 5/6। बताओ परिमेय होता है कि नहीं होता, तो परिमेय परिमेय का भाग करोगे हमेशा परिमेय आएगा, लेकिन एक केस में फेल होगा, इधर आप 2/3 रख लो और बटे में इधर रख लो 0, इसका रिजल्ट आएगा अनंत, क्या आएगा, इन्फिनिटी। 0 रख लो, 0 भी तो परिमेय संख्या है ना, 0 भी तो बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी आपका एक परिमेय संख्या ही है, क्लियर है, ठीक है। तो यदि 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो भैया जो है 2/3 डिवाइड 0 को चेक करना बनता है, बटे में 0 का मतलब आता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो परिमेय संख्या नहीं होती ना, आई बात समझ में। तो बटा में जब 0 रख लोगे ना, क्योंकि परिमेय संख्या में तो परिमेय बटा परिमेय, तो परिमेय बटा परिमेय में 0 भी एक परिमेय है, तो 2/3/0 भी रख सकते हैं आप, तो बटा में 0 अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी परिमेय नहीं होता है, तो सिर्फ इस केस में जाके फेल हो जाएगा ये, इसलिए परिमेय संख्या पे भी संवृत्त नहीं है, भाग है ना, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी, ये पूरा का पूरा संवृत्त है, प्लस के सापेक्ष संवृत्त है, गुणा के सापेक्ष संवृत्त है, माइनस के सापेक्ष में गड़बड़ है, 2 जगह नहीं है, 2 जगह है, और भाग के सापेक्ष में चारों में नहीं है। आई बात समझ में, तो इतनी जरूर ध्यान रखने की कोशिश करना, प्लस और गुणा के सापेक्ष सारे संवृत्त होते हैं, क्लोजर होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो कहानी ऐसी है कि, हाँ तो कहानी ऐसी है कि, एक मिनट है ना, कहानी ऐसी है कि अब मैं आपसे बोल रहा था ना कि इस टॉपिक से सवाल 3 या 5 यदि 11 नंबर में आया, मान लो प्राकृत संख्या को समझाइए, 11 नंबर में आ गया, तो क्या करोगे, प्राकृत संख्या की परिभाषा लिखोगे पहले, ठीक है, प्राकृत संख्या की परिभाषा लिखोगे, परिभाषा के बाद समुच्चय लिख दोगे 1 2 3 4 अप टू अनंत, यहाँ से स्टार्ट करोगे। 11 नंबर में कैसे लिखोगे हर एक चीज़ को, प्राकृत संख्या 11 नंबर में आ जाए, इतना कर दोगे। फिर उसके बाद प्राकृत संख्या के गुणधर्म की कहानी गा दो पूरी। प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म देखे कि नहीं देखे आपने, संवृत्त वाला गुणधर्म, संवृत्त वाला गुणधर्म देख रहे हो, ये प्राकृत संख्याओं का गुणधर्म है कि नहीं है। पूर्ण संख्या है तो उसका गुणधर्म ये लिख देना, पूर्णांक आ जाए 11 नंबर में तो उसके गुणधर्म ये लिख देना, और परिमेय आ जाए 11 नंबर में तो उसके गुणधर्म ये लिख देना। जब इन परिभाषाओं के साथ गुणधर्म मिलाओगे, 2 पेज आराम से भरेंगे, 11 नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। और यही लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं लिख पाओगे। और क्या लिखोगे प्राकृत संख्या के बारे में, ये थोड़ा लिखोगे उस सन, उस वर्ष में, उस दिन इस आदमी ने आविष्कार किया था, प्राकृत, ऐसा थोड़ा लिखे, ये तो लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, प्राकृत संख्याएं कौन से साइन के सापेक्ष संवृत्त होती है, प्राकृत संख्याएं प्लस के सापेक्ष संवृत्त होती है और गुणा के सापेक्ष, व्यकलन और भाग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संवृत्त नहीं होती। तो प्राकृत संख्याएं संवृत्त कहाँ कहाँ होती है, योग के सापेक्ष और गुणा के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संवृत्त होती
है ना। माइनस और भाग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संवृत्त नहीं होती। आई बात समझ में क्लियर। तो कौन से दो लिख दोगे आप प्राकृत संख्या के गुणधर्म में, ठीक है, कि भैया प्राकृत संख्याएं योग के सापेक्ष संवृत्त होती है। और ऐसे उदाहरण लेना, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे उदाहरण लेना, कोई भी दो नंबर लेना, बराबर प्राकृत ला के दिखा देना, आराम से 6 लाइन भरेगी। फिर एक बार गुणा के सापेक्ष प्राकृत संख्या ले लेना, प्राकृत संख्या गुणा के सापेक्ष भी संवृत्त होती है। कोई भी दो नंबर लेना, बराबर गुणा करके बराबर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। अतः प्राकृत संख्या गुणा के सापेक्ष संवृत्त है। अब ये संवृत्त, ऐसे ही मैं अभी आपको दूसरा गुणधर्म बताऊंगा, क्रम विनिमयता, और तीसरा साहचर्यता। तो दो कहानी इसके लिए, 2 2 4 और 2 6 कहानियां बन जाएगी, आराम से 2 पेज भरेंगे। तो किसी के लिए भी ये कहानी आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपका डर दूर करने का तरीका ये है कि खुद टेबल बनाइए, आराम से नंबर ले लेके राइट रॉन्ग लगाइए। इतना काम कर लिया तो सब लिख लोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए अगला गुणधर्म लेता हूं मैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता, है ना। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्रम विनिमयता पर, है ना, ठीक है। देखिए अभी इसको मिटा देता हूं मैं पूरा, है ना। चलिए देखिए, क्रम विनिमयता का मतलब है कि यदि a प्लस बी प्लस सी है, एक मिनट रुको, ये तो एसोसिएटिव बता दिया मैंने। क्रम विनिमयता का मतलब है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर होना चाहिए। मतलब क्रम बदलने पर भी परिणाम समान आना चाहिए, क्रम बदलने पर भी परिणाम समान आना चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई भी दो प्राकृत संख्याओं को 3 प्लस 2 करो, 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे प्लस में आगे पीछे करने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो प्लस क्रम विनिमय है या नहीं? बिल्कुल है। प्लस में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयी है, योग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयी है। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट समान है, इक्वल का साइन आएगा कि नहीं आएगा, अतः ये क्रम विनिमयी है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए इधर देखें, पूर्ण संख्याएं। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लोगे, 2 प्लस 0 ले लो, 0 प्लस 2 ले लो, 2 प्लस 0 भी 2 होता है, 0 प्लस 2 भी। बताइए समान है कि नहीं है? क्लियर? अरे किसी भी a प्लस बी को b प्लस से लिख सकते हो, सब में साबित हो गए। कोई भी दो पूर्णांक ले लो, -2 प्लस -3 ले लो, या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, -3 पहले और -2 बाद में। ये भी -5 आएगा, ये भी -5 आएगा। आई बात? कोई भी दो पूर्णांक को भी आगे पीछे करके जोड़ोगे, a प्लस बी को b प्लस से लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नेगेटिव नंबर लो पॉजिटिव लो। -2 -3 लिया, इसको उल्टा करके -3 -2 लिखो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। परिमेय संख्याओं में ले लो, 2/3 प्लस 3/4 ले लो, या 3/4 प्लस 2/3 ले लो, क्रम विनिमयी है ना। क्रम चेंज करना, माइनस के सापेक्ष देखें, माइनस के सापेक्ष नहीं हो पाएगा ये। 2 - 3 बराबर 3 - 2 नहीं होता, 2 - 3 -1 होता, 3 - 2 +1 होता। नहीं है ना बराबर? नहीं है बराबर तो नहीं है। आई बात समझ में? ये भी नहीं होगा, है ना। कोई भी दो नंबर यदि आप लेते हो, जैसे 3 - 0 और 0 - 3, माइनस के सापेक्ष, अभी प्लस प्लस के सापेक्ष देख रहे थे, माइनस माइनस का साइन आएगा, है ना। 3 - 0 0, 3 - 0 3 होता, 0 - 3 -3 होता। नहीं है ना, ये भी अलग अलग आ रहा है। आई बात समझ में? ये भी फेल, ठीक है, ये भी फेल, ये भी फेल, सब फेल हो जाएगा। पूर्णांक में भी नहीं आएगा। अरे ये पूर्णांक भी तो है ना, -2 -3 करो, उसको उल्टा करके फिर -3 -2 करो, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। -2 -3 -5 आएगा ये, सॉरी, -2 -3 प्लस का 1 आएगा इसका रिजल्ट, और इसका रिजल्ट आएगा -1, है ना। नहीं आएंगे बराबर, ठीक है। ये भी फेल है ना, ठीक है, और ये भी फेल, परिमेय संख्या में फेल हो जाएगा। आप करके देख लेना, 2/3 -3/4 कर लो एक बार, और एक बार उल्टा करके 3/4 नहीं आएगा बराबर,
ये भी फेल, ठीक है, चारों फेल माइनस में, है ना। गुणा में सब पास हो जाएंगे। हर a इंटू बी को आप b इंटू ए लिख सकते हो। अरे 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 ही होता है, चाहे वो माइनस वाले नंबर हो, माइनस वाले नंबर को आगे पीछे करो, बटे वाला नंबर किसी को भी करो, सब में क्रम विनिमय होगा ये। जैसे 2 तिया भी 6 और 3 दूनी भी 6, गुणा में 2 तिया भी 6, 3 दूनी भी 6। यहां ले लो 0 इंटू 2 भी 0 और 2 इंटू 0 भी 0, क्रम विनिमय यानी गुणा के सापेक्ष में क्रम को उल्टा करके देखो तो भैया ये भी क्रम विनिमय है। इसकी बात करें, कोई भी नंबर ले लो, -2 इंटू -3 कर लो, या फिर इंटू में -3 इंटू -2 कर लो, दोनों ओर से प्लस का 6 आएगा, ये भी आएगा, करके देख लेना। 2/3 इंटू 3/4 कर लो, या 3/4 इंटू 2/3 कर लो, आएगा, ठीक है। भाग के सापेक्ष देखते हैं, a डिवाइड b, b डिवाइड a, भाग के सापेक्ष a b b है, नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा। जैसे 2 डिवाइड 3 है और 3 डिवाइड 2, तो मैं आपको बता दूं ये 2/3 होता है और ये 3/2 होता है, क्या है बराबर दिख रहे हैं? कतई बराबर नहीं है, फेल, बिल्कुल फेल। ये भी फेल, बिल्कुल फेल, नहीं होगा बराबर, ये भी फेल होगा और ये भी फेल होगा। कोई भी ले लो आप, 2/3 3/2 के बराबर थोड़ी ना होता है यार, भाग के सापेक्ष क्रम विनिमय नहीं आएगा, है ना। यहां भी नहीं आएगा, आई बात समझ में। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को लोगे तो वहां भी नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां भी फेल हो जाएगा। मतलब आप सोचिए इस केस में, इसमें सब में राइट है, सब क्रम विनिमय है, योग के सापेक्ष प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय सब क्रम विनिमय है, गुणा के सापेक्ष भी सब क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है ना। तो ये दोनों में पूरा पूरा राइट है, ये दोनों में पूरा पूरा रॉन्ग है। आई बात समझ में? क्लियर है? आ गया होगा समझ में, को पूरा भरोसा है। अब मैंने बोला था ना, यदि प्राकृत संख्या 11 नंबर में आ जाए तो प्राकृत संख्या आप देखिए योग के सापेक्ष क्रम विनिमय है और गुणा के सापेक्ष भी क्रम विनिमय है, और ये चीज हर एक के लिए कह सकते हो, पूर्ण के लिए भी, पूर्णांक के लिए भी, परिमेय के लिए भी। आई बात समझ में, है ना। तो किसी भी एक परिभाषा के लिए 11 नंबर भी आ जाए, पूर्णांक 11 नंबर में आ जाए, पूर्ण 11 नंबर में आ जाए, तो पहले तो पूर्ण की परिभाषा, परवर्ती, पूर्ववर्ती वगैरह ये सब परिभाषा जो पूर्ण की लिखवाई मैंने बताई आपको नोट्स में, वो परिभाषा के बाद उदाहरण देने के बाद फिर आप क्या करोगे, संवृत्त वाला गुणधर्म पहला वाला है ना, योग के सापेक्ष गुणा के सापेक्ष संवृत्त होता है, फिर क्रम विनिमय भी है, और तीसरा एक और प्रॉपर्टी, इतने में तो आराम से आपके 11 नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में। यदि 3 नंबर में आता है तो गुणधर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि 5 नंबर में आता है तो मेरा सुझाव है कि 5 नंबर में यदि आता है सवाल तो कृपया आप गुणधर्म लिखें, लिखना चाहिए, है ना। यदि आप वैसे भी मैनिपुलेट करके 5 नंबर में परिभाषाओं को फैला सकते हो, उदाहरण वगैरह देके, तो भी चलेगा, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि गुणधर्म आपको कोई एक तो लिखना चाहिए, संवृत्त वाला तो लिखना ही चाहिए 5 नंबर में। 3 नंबर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, परिभाषा काफी है। 5 नंबर में कोई भी आता तो उसका एक गुणधर्म जरूर आप लिखें, गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब तीसरा वाला गुणधर्म ले लेते हैं एक और। तीसरा वाला जो गुणधर्म है आपका वो है साहचर्यता या सहचारिता, साहचर्यता या फिर सहचारिता, है ना। 1 मिनट रुकना, पानी पी लो थोड़ा सा। एक मिनट। चलिए देखिए लेते हैं अगला। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता, साहचर्यता लिखा है ये, है ना, फिर से लिख देता हूं, है ना। साहचर्यता या फिर सहचारिता, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, साहचर्यता या फिर सहचारिता। चलिए देखिए अभी, हाँ
देखिए अभी, ठीक है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, है ना। चलिए साहचर्यता या फिर सहचारिता की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, मतलब आप ठीक से देखो क्या लिखा है मैंने, है ना, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, है ना। सहचारिता, साहचर्यता या फिर इसको बोलते हैं हम सहचारिता, है ना। तो इसमें जो है a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट जो है चेंज होगा, है ना, एक बार इसको ब्रैकेट में लिया, एक बार इसको ब्रैकेट में लिया, ऐसे करके तो हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई होगा। जैसे कोई भी 3 नंबर ले लो, 2 3 5, यहाँ ब्रैकेट लगाओ या फिर इधर ब्रैकेट लगाओ, दोनों सेम आएगा, ये भी 10 ही आएगा और ये भी क्या आएगा 10, है ना, साहचर्य है ना, ठीक है, साहचर्य है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या योग के सापेक्ष साहचर्य है, ये तीसरा गुणधर्म, आई बात समझ में, है ना, ठीक है। प्लस में सब में राइट आएगा, सब में राइट आएगा। अब देख लीजिए पूर्ण संख्याओं को ले लें आप, पूर्ण संख्याएं जैसे 1 + 2 + 3 लो, कोई भी 3 पूर्ण संख्याओं में आप देखेंगे कि ब्रैकेट को शिफ्ट करने पर, किन्हीं 2 संख्याओं से दूसरी 2 संख्याओं पे शिफ्ट करने पर रिजल्ट सेम ही आएगा, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, आई बात समझ में। ये पूर्णांक में भी आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें आप चाहें तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 ले लिया आपने, है ना, जैसे आपने ले लिया -2, है ना, इधर पे बता देता हूँ, है ना, कोई भी 3 नंबर आपने एक बार ऐसे ले लिए और उन्हीं 3 नंबर को, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, शांति रखिए, थोड़ा सा बताता हूँ, है ना, ठीक है। किन्हीं भी 3 नंबर को आप कैसे भी ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ लिया आपने -1, पूर्णांक ले रहे हो ना, यहाँ -2 लिया और यहाँ लिया -3, है ना, तो यहाँ भी -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखिए ये भी -6 ही आएगा, ये भी माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लो, ब्रैकेट शिफ्ट करने पर प्लस के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सेम आएगा, परिमेय में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा, है ना, ठीक है, बिल्कुल सेम, है ना। ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे उदाहरण कई सारे आपके नोट्स में मैं दिखा दूंगा आपको, नोट्स में जो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, जो कहानियाँ आपको बिल्कुल शॉर्ट में और बड़े प्यार से बता रहा हूँ, अच्छे से, छोटे में बहुत सारा जो कवर कर रहे हो आप यहाँ पर, उसी के लिए कहानियाँ लिखी, 3 5 5 6 6 पेज भरे हैं पूरे, ठीक है, सेम कहानियाँ, है ना, उन्होंने उदाहरण लेके समझा है इस प्रकार, ठीक है। तो पूर्णांक भी होगा और परिमेय भी होगा, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, परिमेय ले लो, 2/3 3/4 4/5, ब्रैकेट शिफ्ट करने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में बिल्कुल फर्क पड़ेगा यार, 2 - 3 - 5 करो एक बार, बराबर 2 - 3 - 5 करो, नहीं होगा सेम, 2 - 3 - 5 क्या आएगा -2, 2 - 3 क्या आएगा -1 और -5, ये क्या आएगा +4, ये आएगा -6, नहीं आ रहा ना बराबर, फेल, सब फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर आपके सब फेल हो जाएंगे, कोई भी बराबर नहीं आएगा, माइनस में आप करके देख लेना, माइनस लगा लेना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। गुणा की बात करें, गुणा में सब आएंगे, a × b × c, यहाँ ब्रैकेट लगाओ या फिर आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ, सब में सेटिस्फाई होगा, सब में, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तिया भी 6 होता, 3 दूनी भी 6 होता है, कुछ भी आप कर लें, जैसे 2 3 4 लिया आपने, यहाँ ब्रैकेट लगा लो या फिर 2 3 पर ब्रैकेट लगा के ऐसे कर लो, सेम आएगा, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये भी 24 आएगा, ये भी 24 आएगा, किधर भी ब्रैकेट लगा लो तो सेटिस्फाई होगा सब में, गुणा के सापेक्ष में सभी में सेटिस्फाई है। भाग के सापेक्ष की बात करें, कोई भी नहीं होगा भाग के सापेक्ष, देखिए मैं आपको बताता हूँ, a/b/c, शांति से देखिएगा ये चीज़, है ना, थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, इसलिए शांति से देखिए, इज नॉट इक्वल, कभी बराबर नहीं होता है ना, नेवर इक्वल, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ठीक से, है ना, ठीक है, AC/B और यह आएगा A/BC, एक्चुअली होता क्या है, नीचे जगह है क्या तो नीचे ही बता देता हूँ, है ना, ये नीचे जगह हो तो नीचे ही बता देता हूँ, देखिए होगा क्या, सुनिए मेरी बात, ठीक है। जैसे इसको आप हल करेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ,
जैसे A डिवाइड B डिवाइड C, है ना, एक इसको हल करेंगे और एक हम इसको हल करेंगे, है ना। ब्रैकेट पहले हल होता है, A भाग B बटा C हो जाएगा ये, है ना, ठीक है, A भाग B बटा C, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, A बटा B भाग C, ऐसे करके हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा लो, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा लो, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब इस प्रकार से हम भाग देते हैं तो ये आगे जाके क्या होता है, A बटा 1 बटा B बटा C, ऐसा ही होता है ये। और ये भी क्या होगा, A बटा B बटा B अपॉन में C बटा 1, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A अपॉन 1 और B अपॉन 1 और A बटा B और नीचे आएगा C अपॉन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, इसको कैसे हल करते हैं, ये B बटा C घूम के ऐसे जाता है सामने, अब इतना तो आता होगा। अब आप देखो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, AC बाई B आ रहा है, ये ऐसा रिजल्ट आ रहा है। इससे क्या आ रहा है, A बाई B के सामने C बाई 1 1 बाई C करके जाएगा सामने, है ना, ठीक है। A बाई B के सामने C बाई 1 1 बाई C के करके जाएगा, तो बताइए A बाई बी सी आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आया AC बाई बी और ये आया A बाई बी सी, आप देखिए क्या दोनों बराबर आए, इसका रिजल्ट ये आया और इसका रिजल्ट ये आया, आई बात समझ में। तो बेसिकली बराबर नहीं है, ये सब में फेल होगा ये केस, चारों में, आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी ऐसी है कि यहाँ भी सेम कहानी, प्लस में सभी सेटिस्फाई होंगे, इनटू में सेटिस्फाई होंगे, माइनस और डिवाइड में सेटिस्फाई नहीं होंगे। आया ये केस समझ में, क्लियर है। अब देखो गुणधर्म की बात कर रहा था मैं कि यदि 11 नंबर में सवाल आए तो प्राकृत संख्या के गुणधर्म, पूर्ण के पूर्णांक, तो 3 गुणधर्म मैंने आपको बताए, 3 प्रॉपर्टीज, पहली संवृत्त, दूसरी क्रम विनिमयता, तीसरी सहचर्यता या फिर सहचारिता, क्लियर, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या यदि 11 नंबर में आया तो संवृत्त प्रॉपर्टी 2 जगह बता सकते, जो सेटिस्फाई हो रही है केवल उसी को लिखना, जिसमें क्रॉस लग रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रॉपर्टी लिखना चाहें, गुणधर्म लिखना चाहें किसी के, तो गुणधर्म वही लिखना जहां यस हो रहा है, रॉन्ग वाले लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो गुणधर्म हुए ही नहीं ना, जो हुए वो गुणधर्म बने ना, जो सक्सेस हुए, क्लियर। तो सक्सेस प्राकृत में प्लस और इंटू सक्सेस है ना, तो सहचार्यता प्लस और इंटू में सक्सेस है, वैसे ही संवृत्त में भी प्लस और इंटू में ही सक्सेस था, तीनों में प्लस और इंटू में ही सक्सेस था, शायद, आई बात समझ में, है ना। तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको क्लियर हुआ, गुणधर्म भी आप लिख सकते हैं ना इसके, ठीक है। अपनी भाषा में प्रस्तुत करना, लिखने की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं बहुत एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं, तो बेसिकली सवाल इससे 3 या 5 नंबर से ज्यादा नहीं बनेंगे, रेयर 11 नंबर का सवाल इससे बन नहीं सकता, लेकिन इनकेस बन जाए तो फिर कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। परिभाषा गुणधर्म की कहानी लिख दो, 2 पेज आराम से भरेंगे, क्लियर। और गुणधर्म के 3 प्रकार के गुणधर्म है और हर एक केस में 2 गुणधर्म है आपके पास, प्लस के सापेक्ष और इंटू के सापेक्ष, आई बात समझ में, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये जो नोट्स में दिया है ना आपको, मैं आपको बता देता हूं, ये जो नोट्स में आपको दिया है ना, ये सब यही समझाया इन्होंने। सबसे पहले आप नोट्स में आइए, किस पेज पर मैं आपको बताता हूं, है ना। मैं आपको नोट्स में से समझा देता हूं कहाँ कहाँ क्या क्या समझाने की कोशिश इन्होंने हमें की है, ठीक है। 3रा पेज, 4था पेज, 1 मिनट, 5वां पेज, 6ठा पेज, 7वां पेज। 7वें पेज पर सबसे ऊपर देखिए, 7th पेज पर, है ना, गिन लीजिए। 7वें पेज पर सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर एक टेबल बना है, ये ऐसा वाला टेबल, देखिए बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये देखिए, ये ऐसा टेबल बना है, सब 7वें पेज पे सबसे ऊपर, है ना, ठीक है। ये यही टेबल बना है, सुनिए मेरी बात, पहले एक काम करता हूँ, नोट्स में ये वाला टेबल कहाँ बना है ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये वाला टेबल, ठीक है। तो नोट्स में ये वाला टेबल कहाँ बना है मैं आपको दिखा देता हूँ। 7वां पेज, 8th पेज, 9th पेज, 10th पेज, 11th पेज, 11वें पेज पर सबसे लास्ट में देखिए एक टेबल बना होगा, 11th पेज ही है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट, है ना, रुकना, कौन सा पेज है ये, 2रा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 10वां पेज है शायद, 1 मिनट रुकना है ना, 10th पेज पर आना है आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें पेज पर आना है ना। 11वें पेज पर सबसे नीचे में, 11th पेज पर सबसे नीचे में एक ऐसा टेबल नजर आएगा आपको, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्या, कोशिश करिए, ये दिख रहा है क्या थोड़ा थोड़ा आपको, है ना। 11th पेज पर, ठीक है, सबसे नीचे एक टेबल दिखेगा जिसमें हेडिंग लिखी है साहचर्यता, ऐसे करके, ठीक है। उन्होंने जो टेबल बनाया, उन्होंने इन चीजों को ऐसे लिया है और प्लस माइनस इंटू डिवाइड को ऐसे लिया उन्होंने, योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए। और उन्होंने यही टेबल बोला है परिमेय संख्याओं में, योग के लिए हाँ बोला है, योग के लिए सभी को हाँ हाँ बोला है। ये जो अपना कॉलम योग वाला ऐसा है, उनका योग यहां पर लिखा, उनका कॉलम ऐसा, ये वाला कॉलम उनका वाला ऐसा जा रहा है, हाँ 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 कहना चाह रहे हैं वो चारों में, ठीक है। आप समझे, मैं समझाना चाह रहा हूं कि नोट्स क्या है। ये पूरा कागज, सारे पन्ने, सारे पेजेस में आपको समझा चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आप सब पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना, ठीक है। तो ये वाला कॉलम उनका ऐसे की बजाय ऐसे जा रहा है योग के लिए, है ना, और ये प्राकृत संख्या उन्होंने इधर पे लिखी है, ये संख्याएं, ठीक है। अब उनका दूसरा जो कॉलम है व्यकलन वाला, ये जो हमारा कॉलम है व्यकलन वाला जो ऐसा जा रहा है, उनका व्यकलन वाला कॉलम ऐसा जा रहा है। सभी में देखो ना 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 लिखना चाह रहे हो, नहीं 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 नहीं, और बाकी में डैश डैश लिखा है, नहीं नहीं मतलब है सबका, ठीक है। तीसरा कॉलम गुणन के लिए, जो गुणन के लिए हमारा कॉलम ऐसा जा रहा है, ये गुणन के लिए हमारा कॉलम ऐसा, उनका कॉलम गुणन के लिए ऐसा है। सभी में राइट 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 राइट, हाँ 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 कहना चाह रहे हैं। और भाग के लिए हमारा कॉलम ऐसा है, उनका कॉलम भाग के लिए ऐसा है, जिसमें वो ना 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 कहना चाह रहे हैं। ये वाला कॉलम भाग का हमारा ऐसा, उनका भाग का ऐसा लास्ट कॉलम है। हाँ नहीं 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 कहना चाह रहे हैं, ना 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 ना। आया क्या समझ में, क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, ये टेबल है वहाँ पे, ठीक है। अब इस टेबल के पहले आप आएंगे, इन्होंने क्या किया है ना, जैसे ये टेबल है साहचर्यता का, अभी पीछे एक टेबल है क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता का एक टेबल 11वें के बाद आइए 10वें पर, 10वें पर पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर सबसे ऊपर एक टेबल बना है, पेज नंबर 9 पर सबसे ऊपर एक टेबल बना है, क्रम विनिमयता का टेबल है। पेज नंबर 9 पर, 9 नंबर के पेज पर सबसे ऊपर एक टेबल बना है जिसमें हेडिंग डली है क्रम विनिमयता, उसमें भी योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, इसी प्रकार का टेबल जो पिछला टेबल बनाया था हमने, वैसा ही टेबल बनाया, ठीक है। ये 90वें पेज पर। अब संवृत्त वाले का टेबल बता देता हूँ, 9, 8, 7, 7वें पेज पर आ जाइए। 7वें पेज पर सबसे ऊपर संवृत्त का टेबल बना है, 7वें पेज पर सबसे ऊपर इनका संवृत्त का टेबल बना है, ठीक है। संवृत्त के टेबल में भी इन्होंने योग के लिए, व्यकलन के लिए, ये चीज़ें हमने ऐसे लिखी, इन्होंने ऐसे लिखी व्यकलन के लिए, है ना, ठीक है। 7वें पेज पर ये टेबल बना है संवृत्त के लिए, क्लियर। अब इसके अलावा जो इनकी टेबल बनी है दूसरी, वो टेबल इन्होंने एक एक के लिए बनाई है, एक एक के लिए। पहले पूर्ण संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के अलग समझाया। तो ये जो 3 टेबल मैंने आपको दिखाए यहाँ पर, तीनों टेबल है ना, संवृत्त का, साहचर्यता का और क्रम विनिमय का, उन्हीं तीनों टेबल को एक्सपांड कर करके समझाया है 3, 4, 5, 6, 7 पेजों में। कैसे समझाया? पहले उन्होंने संवृत्त वाली प्रॉपर्टी ली। संवृत्त वाली प्रॉपर्टी कौन से पेज से ली दिखा देता हूं मैं आपको। हे भगवान, थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते यार, बूढ़े हो जाएंगे एक दिन। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 4th पेज पर देखिए संवृत्त यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हेडिंग डली है, ऐसी दिख रहा है क्या? देखो संवृत्त यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी 4th पेज पर हेडिंग डली है ऐसी, ठीक है ना, सबसे ऊपर में, है ना। यहां से इन्होंने सबसे पहले पूर्ण संख्या को, सिर्फ इसी को समझाया, पूर्ण संख्या के संवृत्त को समझाया स्पेशली। फिर उसके बाद सेकंड में देखिए नीचे पूर्णांक के लिए नया टेबल बनाया, है ना, पूर्णांक को समझाया, अकेले को इसको समझाया। फिर थर्ड में इन्होंने परिमेय संख्याओं को समझाया। थर्ड में जो अगले 5वें पेज पर है, 5वें पेज पर थर्ड में इन्होंने परिमेय संख्या की संवृत्ता को समझाया विस्तार से। आप पढ़िए, पूरा उदाहरण दिए हैं सब, है ना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर टेबल बनाया 7वें पेज पर, कंप्लीट सिंगल टेबल समराइज करके। वैसे ही फिर क्रम विनिमयता को एक एक समझाया, पूर्ण अलग, परिमेय अलग, इससे इन्होंने पेजेस भरे हैं पूरे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग सारी कहानी, समझदार लोग हैं यार, ऐसी थोड़ी ना।
सब डीसी बनने वाले लोग ये डिप्यूटी कलेक्टर बनेंगे सभी, नहीं? देखिए इधर देखिए, गणित बहुत कम नंबर का है, ज़्यादा नंबर 200 नंबर का गणित आना चाहिए, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना? चलिए अभी देखिए आप लोग, अब आप आ जाइए सीधे पेज नंबर 12 पर। दो चीज़ें हैं, अब शून्य की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे हम। शून्य की भूमिका, चलो देखो, है ना? बस 2-3 चीज़ें और बची, हो गया कंप्लीट आपका, है ना, संख्या वाला पार्ट। शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका, है ना? शून्य की भूमिका की बात करें तो इसमें दो चीजें आती है। एक आता है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है। शून्य की भूमिका में योज्य तत्समक आएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक डेफिनेशन आ सकती है योज्य तत्समक की। और एक होता है वन की भूमिका, एक शून्य की भूमिका और एक होता है वन की भूमिका, है ना? तो वन की भूमिका में आएगा, एक मिनट, क्लियरली दिख रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड, ठीक है ना? तो वन की भूमिका में आएगा गुणनात्मक तत्समक, गुणनात्मक तत्समक, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, ये इंग्लिश नाम होता है इसका, ठीक है। तो दो चीजें हमें पढ़नी, एक तो शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका से मतलब है योज्य तत्समक, है ना, और वन की भूमिका को क्या बोलते हैं? गुणनात्मक तत्समक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, क्या है, क्या है शून्य की भूमिका? शून्य का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। शून्य का इंपॉर्टेंस किसके सापेक्ष में? योग के सापेक्ष में। योज्य यानी कि योग, सम के सापेक्ष में। तो सम के सापेक्ष में शून्य की भूमिका ये होती है कि शून्य एक ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब सोचिए, आज के समय में तो ये सब नाटक लगता है, कुछ तो भी ड्रामा है, लिखने से क्या मतलब, इसका क्या यूज है। लेकिन उस समय जब आविष्कार हो रहे थे नंबरों के, बड़ी जिज्ञासाएं थी इंसानों के मन में, तब इन चीजों का बहुत यूज था। लोगों ने शून्य की भूमिका खोजी, योग के सापेक्ष में शून्य की भूमिका क्या खोजी कि शून्य एक ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत बड़ी बात हो गई उस समय के लिए कि भैया हमने ऐसा नंबर खोज लिया जिसको किसी भी नंबर में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका योग के सापेक्ष में बता रहे हैं। योग के सापेक्ष में शून्य की भूमिका क्या है कि शून्य को किसी भी नंबर में योग करने से, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 + 0 कर लो, 0 + 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a + 0 = 0 + a = a, ऐसा जनरलाइज करोगे तो इस प्रकार से लिखोगे। ये होती है शून्य की भूमिका। पूर्णांक के सापेक्ष पूर्ण संख्या प्राकृत, मतलब अब उन्होंने देखा कि शून्य, किसी भी नंबर में शून्य जोड़ने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उनके मन में आया कि यार हर प्रकार के नंबर में लागू होगा क्या ये? पूर्ण संख्या में अब हर प्रकार के नंबर, तो कितने प्रकार नंबर के? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, है ना, ठीक है, पूर्णांक। आई बात समझ में? तो सबके सापेक्ष लगा लगा के देखा उन्होंने। पहले किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़कर देखा और उसको क्रम विनिमय करके देखा, फिर हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पूर्ण संख्या में जोड़ लो। किसी पूर्णांक में जोड़ने की कोशिश की, जैसे पूर्णांक ले लो, मैं तो नेगेटिव वाला नंबर लूंगा, पूर्णांक लूंगा, पूर्णांक में जोड़ के चेक करूंगा, कर लो चेक। पूर्णांक क्रम विनिमय भी कर लो, उसको आगे पीछे करके देख लो, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा दोनों से। मतलब पूर्णांक में भी 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूर्णांक के सापेक्ष भी शून्य की भूमिका क्या है? पूर्ण के सापेक्ष भी शून्य। मतलब ऐसा नंबर खोज लिया, शून्य की भूमिका के रूप में कुछ ये चमत्कार किया कि शून्य को किसी में भी जोड़ने पर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, किसी में भी जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शून्य को बोला गया योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया। बता देता हूं मैं कौन से पेज पर आना है आपको। लास्ट से आप आ जाइए। अरे लास्ट से कहाँ से यार, रुको, 11 नंबर के पेज पर थे ना हम, पीछे 11। चलिए 12वें नंबर के पेज पर, 12वें नंबर के पेज पर हेडिंग डलिए शून्य की भूमिका, उस पर देखिए, है ना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या लिखा है वही समझा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं वही लिखा है।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2 + 0 = 0 + 2 = 2, -5 + 0 = 0 + -5 = -5, शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ना, शून्य को पूर्णांक में जोड़ना, शून्य को परिमेय संख्या में जोड़ना। शून्य को पहले उन्होंने पूर्ण संख्याओं में जोड़ा, फिर शून्य को उन्होंने पूर्णांक में जोड़ा, -5 + 0, जैसे -2 + 0 -2 + 0 किया ना मैंने, है ना, उसी प्रकार उन्होंने -5 पे चेक किया। फिर उन्होंने परिमेय संख्या में चेक किया कि -2/7 + 0 कर लो, या फिर 0 + -2/7 कर लो, तो भी -2/7। मतलब अलग अलग चीजों पर शून्य की भूमिका अप्लाई की। आप पहले भी इस प्रकार के योग ज्ञात कर चुके, ऐसे कुछ और योग ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं, आप पाएंगे कि जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या होती है। यह तथ्य पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है व्यापक रूप से। a + 0 = 0 + a बराबर है ना। नाटक किया थोड़ा सा, a + 0 = 0 + a बराबर है, और a को क्या बोला, पूर्ण संख्या बोला यहाँ पे। और फिर b + 0 = 0 + b, ये नाटक क्यों किया, b को उन्होंने पूर्णांक बोला साइड में, है ना। फिर c + 0 = 0 + c, ये नाटक किस लिए किया, c को क्या बोला, परिमेय बोला। तीनों के लिए साबित होता है। अब देखो योज्य तत्समक की परिभाषा जो टेढ़े शब्दों में लिखा ना, टेढ़े शब्दों में, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। यह पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्समक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसमें परिभाषा आप क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस प्रकार से बताएंगे, a + 0 = 0 + a, ये जो लिखा है ना उन्होंने, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आई बात समझ में, ठीक है। अब सवाल उठता सर 3 नंबर में कैसे इसको कम करेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, आप भी सोचिए ना, कुछ तो रचना है अपनी भी करें। सारी क्रिएटिविटी में ही बताऊंगा क्या, कुछ तो दिमाग कृपया अपना भी लड़ाएं कि भैया इस पिक्चर को 3 नंबर में कैसे बता सकते हैं, योजित एडिटिव आइडेंटिटी को 3 नंबर में कैसे दर्शा सकते हैं। तो 3 नंबर में कैसे दर्शाएंगे इसको, मैं होता तो कैसे लिखता, मैं होता तो ऐसे लिखता। सबसे पहले मैं क्या करता है ना, ऐसे लेता, 2 + 0 = 0 + 2 = 2, है ना, ठीक है। सबसे पहले ये लेता, फिर मैं एक माइनस वाला नंबर ले लेता, -5 + 0, और 0 + -5 = -5 ले लेता। एक परिमेय संख्या ले लेता, -2/7 + 0, और 0 + -2/7 = -2/7, एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या। और फिर बोलता है मैं इसमें साइड में, इसको मैं लिखता साइड में, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते, क्योंकि 3 नंबर में आएगा तो 3 ही लाइन होगी ना, तो इसको मैं 3 लाइन में साइड में लिखता, इधर ऐसा, और इधर लिखता। दाहिनी ओर कोष्ठक में आप देखते हैं कि शून्य को पूर्ण संख्या में जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, और यही चीज पूर्णांक और परिमेय के लिए भी सत्य है। अतः शून्य पूर्ण प्राकृत और परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। आई बात समझ में, इस प्रकार से मैं लिख देता, मैं अपने हिसाब से प्रेजेंट करता। आपको प्रेजेंट करना तो आप ऐसे लिख दें, ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये यहां से स्टार्ट कर दो, आप कहानी में यहां से चालू कर दो आप सीधे पिक्चर, और साइड में जो उन्होंने लिखा है वो लिख दो, और लास्ट में एक लाइन लो, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक योज्य तत्समक, शून्य एक तत्समक कहलाता है। यहाँ पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य आप लिख लेना, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता यार मैं, ठीक है ना। मैं डिजाइन कर सकता हूँ उसको, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लें इसको, ठीक है, कैसे लिखना, आप समझ गए क्या कहानी है। वैसे ही 1, अब 1 की भूमिका, तो भैया किसी ने दिमाग लड़ाया, क्या दिमाग लड़ाया कि अरे यार एक आदमी आया भागते भागते आया आदमी, जैसे मैं घर में बैठे बैठे दिमाग लड़ा था और मैंने एक आविष्कार कर लिया, तो यार सीधी सी बात है मैं दुनिया को बताने के लिए कितना एक्साइटेड रहूंगा। आई बात समझ में, बड़ी आग रहेगी मेरे अंदर, और मैंने आविष्कार किया ऐसे करके, है ना। तो मेरे अंदर बड़ी आग है, मैंने एक आविष्कार क्या किया कि यार मैंने ऐसा नंबर खोज लिया जिसको गुणा करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 की भूमिका, 2 में 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 में 1 का गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही आएगा, -6 में 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6 का -6 ही आएगा। तो मैंने एक ऐसा नंबर खोज डाला जिसको गुणा करने पर नंबर में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आई बात समझ में, तो इसको हम बोले एक की भूमिका। एक की भूमिका ये है गुणा के सापेक्ष में, गुणात्मक तत्समक, प्लस माइनस नहीं, गुणात्मक तत्समक, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, किसी भी नंबर में 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को क्या बोला गया, गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आ सकता 3 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है। तो लिखा इन्होंने भी, देखो पहले इन्होंने 5 × 1 = 5, -2/7 × 1, है ना, पूर्ण संख्या ली, परिमेय ली, है ना। इस प्रकार की संख्याओं पे इन्होंने बराबर करके दिखाया। आप क्या पाते हैं, आप पाएंगे कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या के साथ 1 का गुणा करते हैं तो आप किसी परिमेय संख्या को गुणनफल के रूप में उसी परिमेय से गुणनफल के रूप में पाते हैं। कुछ और परिमेय संख्याओं के लिए जांच कर लीजिए। a के लिए a × 1 = 1 × a = a, हम कहते हैं कि लास्ट की 2 लाइन इसकी परिभाषा हो गई।
लास्ट की 2 लाइन इसमें इसकी परिभाषा होगी, इसी पेज पर आप कर लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, 2 चीज़ें और बता देता हूँ, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। चलो भाई, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। देखिए क्या है कहानी, एडिटिव इनवर्स, है ना, यानी कि योज्य प्रतिलोम, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। गुणनात्मक प्रतिलोम, है ना, ठीक है। गुणनात्मक प्रतिलोम, है ना, योज्य प्रतिलोम और गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। योज्य प्रतिलोम और गुणनात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ये बेवजह कुछ तो भी बहुत बोरिंग चीज़ें हैं ये, लेकिन अब सुन लीजिए कहानी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि किसी भी नंबर में ऐसा जोड़ो कि रिजल्ट 0 आ जाए। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य यानी कि प्लस के सापेक्ष में प्रतिलोम, इसका अपोजिट विलोम क्या है, -2। किसी का भी योज्य प्रतिलोम उसका साइन अपोजिट करने से आएगा, मतलब ऐसा नंबर इसमें प्लस करो कि रिजल्ट 0 आ जाए। तो किसी भी नंबर में ऐसा क्या जोड़े कि रिजल्ट 0 आ जाए, उसी को माइनस में करके जोड़ दे कि नहीं जोड़ दे। 2 का अपोजिट, साइन अपोजिट करके किसी भी नंबर में उसी नंबर का साइन अपोजिट करके, इसका साइन प्लस है, इसमें क्या जोड़ना है, उसी नंबर का अपोजिट साइन करके जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो उद्देश्य क्या होता है, 0 लाना है। तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -2। 3 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, सीधी सी बात है, इसका साइन चेंज कर दो, -3, 3 -3 आ जाएगा 0। अब -3 में क्या जोड़े, उद्देश्य है 0 लाना है, -3 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, आई बात समझ में। तो बताइए -3 में क्या जोड़ेंगे, +3, तभी 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन अपोजिट करके जोड़ दो तो वो उसका योज्य प्रतिलोम, -3 का योज्य प्रतिलोम +3 है और +3 का योज्य प्रतिलोम -3 है, आई बात समझ में। उद्देश्य क्या होता है, 0 लाना। अब गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, व्युत्क्रम भी यही चीज होती है, कोई फर्क नहीं है, व्युत्क्रम भी यही होता है, कोई फर्क नहीं है, आती है बात समझ में। व्युत्क्रम भी यही होता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे कोई फर्क कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे भैया 2 का व्युत्क्रम क्या है, गुणनात्मक प्रतिलोम यानी कि गुणा, योज्य प्रतिलोम यानी कि योज्य प्लस, गुणात्मक यानी कि गुणा, इसका उद्देश्य होता है 1 लाना। योज्य प्रतिलोम में उद्देश्य 0 लाना होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में उद्देश्य 1 लाना होता है। 2 में क्या गुणा करे कि 1 आ जाए, कुछ नहीं करना है, उसको उल्टा करके गुणा कर दो। ये 2 क्या है, अपने आप में 2/1 है तो 1/2 कर दो, कट जाएगा, आ जाएगा 1। उद्देश्य क्या है, 1 लाना। यदि 1 लाना है तो किसी भी नंबर में क्या गुणा करें कि 1 आ जाए, कि दुनिया के किसी भी नंबर में 2 है, ये एक्चुअली 2 है, तो 2 में यदि 2/1 है तो उसको उल्टा करके जब गुणा, तो किसी भी नंबर में क्या गुणा करें कि 1 आ जाए। तो आप एक चीज़ देखिए, किसी भी नंबर में उसी का उल्टा गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे कोई भिन्न है x/y, x/y में क्या गुणा करें भैया कि 1 आ जाए, तो x/y में क्या गुणा करोगे, y/x। किसी भी नंबर में उसी को उल्टा करके गुणा करने से 1 आता है कि नहीं आता है। तो बताइए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, या फिर रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम ये है, इसका व्युत्क्रम ये। व्युत्क्रम उसे कहते हैं कि उस नंबर का, किसी भी नंबर का व्युत्क्रम वो होगा जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए, 1। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल -2/3, तो भैया -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 लाना है। तो -2/3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3/-2। ये -2 के साथ है ऐसा मान लिया हमने, तो बताइए 3/-2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। 3 कैंसिल, -2 कैंसिल, बताइए 1 आएगा या नहीं, क्लियर। तो किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम कैसे आएगा, उसको इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, आई बात समझ में। तो भैया ये गुणात्मक प्रतिलोम है और ये क्या है, योज्य प्रतिलोम। तो -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 3/-2, या फिर व्युत्क्रम, -2/3 का व्युत्क्रम 3/-2, या फिर x/y का व्युत्क्रम y/x, y/x का व्युत्क्रम x/y। किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करने से, अंश हर बदल देने से उसका व्युत्क्रम आ जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है, ताकि गुणनफल क्या आ जाए, 1। बस यही समझा है इन्होंने 13वें पेज पर, जिस पेज पर थे उसके अगले पेज पर, 13 नंबर के पेज पर इन्होंने यही समझाया है, ठीक है। क्या समझाया है, देखिए
पूर्णांकों का अध्ययन सबसे ऊपर पेज नंबर 13 पे, 13 नंबर के पेज पर, पूर्णांकों का अध्ययन करते समय आपने पूर्णांकों के ऋणात्मक पाए हैं। 1 का ऋणात्मक क्या है, यह -1 है, क्योंकि 1 + -1 या फिर -1 + 1 = 0, अतः -1 का ऋणात्मक क्या होगा, यह 1 होगा। इससे अतिरिक्त 2 + -2 और -2 + 2 = 0, इस प्रकार हम कहते हैं कि -2 का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम 2 है, जो विलोमतः भी सत्य व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक का व्यापक रूप से, चौथी या पांचवी लाइन से जहां पे लिखा है व्यापक रूप से, वहां से देखना, व्यापक रूप से किसी भी पूर्णांक a के लिए a + -a बराबर -a + a बराबर 0, इस प्रकार -a का ऋणात्मक a है और a का ऋणात्मक -a है। आई बात समझ में है ना, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी आपकी योज्य प्रतिलोम की, है ना, क्या परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। व्यापक रूप से भी छोड़ देना, व्यापक रूप से के बाद से परिभाषा बना लो, उसको हेडलाइन कर लो, ब्रैकेट बना लो। किसी भी पूर्णांक a के लिए a + -a बराबर -a + a बराबर 0, इस प्रकार -a का ऋणात्मक a है और a का ऋणात्मक -a है, अतः a का योज्य प्रतिलोम -a है। ये अलग से जोड़ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ, अतः a का योज्य प्रतिलोम -a तथा -a का योज्य प्रतिलोम a है। आई बात समझ में, इस प्रकार से परिभाषा बन जाएगी। 3 नंबर में दे तो 2 लाइन काफ़ी, a + -a बराबर -a + a बराबर 0 काफ़ी है। 5 नंबर में दे तो फिर ये उदाहरण दे देना नंबर वाले, 2/3 + -2/3, देखो उन्होंने किया ना, 2/3 + -2/3 बराबर 0 लेके आए हैं, -2/3 + 2/3 भी 0 लेके आए हैं, ये -8/9 + 8/9 या 8/9 + -8/9 बराबर 0 लाए हैं। आई बात समझ में। और नीचे भी परिभाषा लिखी है इन्होंने, नीचे भी देखो, टेढ़े शब्दों में व्यापक रूप से किसी परिमेय संख्या a/b के लिए a/b + -a/b बराबर -a/b + a/b बराबर 0 प्राप्त है। हम कहते हैं कि a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b है और -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b, वो जो एडिटिव इनवर्स लिखा ना अंग्रेजी में, उन 2 लाइनों को परिभाषा बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। तो a + -a और -a + a बराबर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर जो टेढ़े अक्षरों में है वो भी परिभाषा लिखोगे तो वो भी अच्छी है, ठीक है। अब अगला इन्होंने लिखा है, इन्होंने गुणात्मक प्रतिलोम नहीं लिखा, इन्होंने हेडिंग डाली है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ही गुणात्मक प्रतिलोम है, आप बदल सकते हैं ना। उसमें क्या लिखा है, 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल 1 आ जाए। अब आप पढ़ लेना यार पूरा, है ना, ठीक है, समझ जाओगे आप, है ना। चलिए अगले पेज पर देखिए, उदाहरण है कुछ। उदाहरण 3, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो भैया -7/19 का उदाहरण 3 करके, है ना, तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम, तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, +7/19 आएगा कि नहीं आएगा। किसी का भी योज्य प्रतिलोम साइन अपोजिट करके आता है, तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम +7/19 है कि नहीं है, तो पहले का उत्तर ये आएगा। दूसरे में 21/112 का योज्य प्रतिलोम, 21/112 का योज्य प्रतिलोम -21/112 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है। कैसे लिखना है तो देखिए, उनका हल आप देखिए, उनके हल में फर्स्ट और सेकंड लिखा है, वैसे लिख देना। आई बात से, यदि ऐसा सवाल आता है -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि -7/19 + 7/19 बराबर 0, ऐसे करके बराबर 0 दिखा देना, काटना नहीं है, ये आप इमेजिन करोगे। हम जानते हैं कि -7/19 + 7/19 बराबर 0, अतः -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 है, ठीक है। वैसे इसका भी, है ना। अब प्रश्न वाली चालू हो रही, जिसमें सवाल नंबर 1 है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम 2/8 का, 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8, -5/9, -5/9 का योज्य प्रतिलोम +5/9 हो जाएगा, है ना। साइन चेंज करना है, -6/-5, ये बेवकूफ बना रहे हैं, माइनस माइनस काट देना, उसको 6/5 कर लेना, और 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5, है ना। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, पहले इसको सिंप्लीफाई करके -2/9 लिख लेना, और इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 2/9 कर देना, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 19/6 के साथ भी वही करना है, ठीक है। दूसरे में सवाल नंबर 2 में बड़े नाटक किए इन्होंने। मैं सवाल नंबर 3 पर आ रहा हूँ सीधे। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, -13 का, है ना। तो चलो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी आपको, है ना। बड़ा बोरिंग है यार। देखिए सवाल नंबर 3 में निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तब सुनिए मेरी बात, -13 का निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, -13 को हम क्या लिख लेंगे, -13/1, और इसको उल्टा करके क्या लिख देंगे, 1/-13। हम जानते हैं कि -13/1 × 1/-13 बराबर 1, अतः -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है। इनवर्स करना है, इनवर्स, -13 के बटे में कुछ नहीं, -13/1, 1/-13, ठीक है। वैसे ही -13/19 का क्या हो जाएगा, -13/19 का क्या हो जाएगा, 19/-13,
आई बात समझ में है ना। 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1 है ना। अब आगे दिया है उन्होंने -5/8 इंटू -3/7, तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम सीधे उल्टा करके लिख देना, 8/-5 इंटू 7/-3, ऐसा लिख देना। फिर इसको हल कर लो पहले, तो 15/56 हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, तो 15/56 का 56/15 ऐसे भी लिख सकते हो, और बिना हल किए सीधे ऐसे भी छाप सकते हो उल्टा उल्टा करके दोनों को, ठीक है। चलिए अगला आप कर लेना, है ना। अब चौथा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तब सुनिए मेरी बात, है ना। इसको हम एक काम करें, अगली क्लास में कर लें, ज़्यादा लंबी कहानी है ना। अगली क्लास में कर लेते हैं इसको, है ना, यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं।